HSSC अपडेट, ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट, सीईटी एग्जाम डेट और जेबीटी भर्ती का रिजल्ट। जी हाँ, सभी को राम राम नमस्ते, सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास अब यूट्यूब चैनल में। क्या आप भी ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप जेबीटी की भर्ती में शामिल हैं तो जेबीटी भर्ती का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं मेवात कैडर का, या आप इन दोनों में से नहीं हैं, या आप आने वाले सीईटी के एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं? यदि इन तीनों में से आप कोई भी अभ्यर्थी हैं तो कम से कम इस वीडियो को 10 लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। ज्यादा हो सके तो उतना ज्यादा कर दीजिएगा, अदरवाइज कम से कम 10 लोगों तक शेयर जरूर करें। और ये बात हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा सरकार तक और हर एक उस कैंडिडेट तक पहुंचे जो कैंडिडेट इन तीनों में से किसी से भी जुड़ा है। तो आखिर आइए जान लेते हैं आज की वीडियो में मुद्दा क्या रहने वाला है। तो ये कुछ 13 डिमांड्स मेरे साथ साथ उन एक हर अभ्यर्थियों की हैं जो सरकार से आस लगाए बैठा है, और क्या क्या आस किस सीक्वेंस में कैसे काम हरियाणा सरकार को और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को करना चाहिए, ये हमारी इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा सरकार को और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को गुजारिश रहेगी कि इन 13 बिंदुओं पर थोड़ा सा अध्ययन जरूर करें, इन पर गौर जरूर करें और कर्म वाइज ही इस काम को पूरा करें तो बेहतर होगा, युवाओं का भला होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला ये काम का बिंदु है कि जेबीटी भर्ती का डीवी लिया जाए। जी हाँ, ये बिल्कुल इसलिए लिखा है, रिजल्ट नहीं, मैं कहूंगा डीवी लिया जाए, क्योंकि रिजल्ट देने से कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चली जाएगी, क्योंकि उसमें वो कैंडिडेट भी शामिल थे जो आपने पटवारी लगा दिए हैं, या जो आपने क्लर्क लगा दिए हैं, या जो आपने ग्रामशु लगा दिए, जो आपने टैक्सेशन इंस्पेक्टर लगा दिए, और वो मेवात कैडर में नहीं जाना चाहते थे, वहां तो मजबूरी में उन्होंने जेबीटी का फॉर्म भरा और अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन अब वो भर्तियों में सेटल हो गए। इसलिए मैं डीवी की मांग करूंगा, ना कि डायरेक्ट रिजल्ट की, कि जेबीटी भर्ती का डीवी की लिस्ट जारी की जाए, क्योंकि डीवी की जो लिस्ट आएगी वो 5-6 गुना की कम से कम आएगी, और उसमें उन पटवारियों का या उन टैक्सेशन वालों का भी नाम तो जरूर होगा, लेकिन फिर वो देने नहीं जाएंगे डीवी, क्योंकि वो सेटल हो चुके हैं। ऐसे में फिर वो उस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे और वापस से कट ऑफ भी कम आ जाएगी। और फिर उसके तुरंत बाद सेकंड नंबर पे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एक्शन ले कि जेबीटी भर्ती का रिजल्ट जारी करे। सिक्वेंस में काम होना चाहिए, पहले डीवी हो, फिर जेबीटी भर्ती का रिजल्ट हो, फिर ग्रुप डी पे काम हो। पहला बिंदु ग्रुप डी नहीं रहेगा, तीसरा बिंदु रहेगा। क्यों सर? क्योंकि यदि ग्रुप डी की लिस्ट पहले ही जारी करेंगे तो उन जेबीटी वाले कैंडिडेट का भी नाम ग्रुप डी में आ जाएगा, जो जेबीटी में ऑलरेडी उसमें सेलेक्ट होंगे, फिर वो उस लिस्ट में भी और इस लिस्ट को भी वो खा बैठेंगे, और कल को फिर उनका जेबीटी में होता है तो फिर अगेन ये पोस्टें खाली हो जाएंगी। और ग्रुप डी की यदि मैं अभी बात करूं, समस्या यही आई कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सही तरीके से सीक्वेंस में काम ना करने की वजह से ग्रुप डी में 10,000 प्लस अगेन पोस्टें खाली हो गई, और ये 10,000 पोस्टों को एक वेटिंग लिस्ट के माध्यम से भरा जा सकता है, लेकिन वो भी तरीकेवार, ऐसे नहीं कि सीधा आज ही ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट जारी कर दो, अगेन फिर उसमें बहुत सारे कैंडिडेट वही रिपीट हो जाएंगे। तो इसलिए मेरी गुजारिश, पहले इस भर्ती को, इसका रिजल्ट तुरंत दिया जाए, जल्द दिया जाए, क्योंकि फिर वो बहुत सारे कैंडिडेट डी से इसमें भी बाहर हो जाएंगे और थोड़ा सा कट ऑफ में सहारा मिलेगा, यानी कि जिनका स्कोर कम रहा होगा। फिर ग्रुप डी का यस नो का पोर्टल दिया जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे तो वो पटवारी, वो टैक्सेशन इंस्पेक्टर वाले और ये खुद जेबीटी वाले वो उसमें शामिल नहीं होंगे। फिर वो यानी जो यस करेगा या उस फॉर्म को फिल करेगा उसी का माना जाए, जो नो ना करे या फिल ना करे तो फिर उसको इस ग्रुप डी की लिस्ट से क्या कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। ऐसे में फिर ये 10,000 कैंडिडेट को यदि आप फिल करना चाहेंगे रियल में, तो ये वेटिंग लिस्ट भी बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी और सभी विद्यार्थियों को यहाँ हित में होगा, उनके लिए फायदा होगा। तो फिर इस यस नो के बाद ही ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। और इसके वेटिंग लिस्ट जारी होने के बाद फिर अगला बिंदु क्या होना चाहिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा सरकार का, कि बचे हुए ग्रुप्स की परीक्षा तिथि जारी हो। जो परीक्षा तिथियां इलेक्शन के समय फटाफट से हमें देखने को मिली थी, उसी प्रकार से इनके ऊपर भी अब काम किया जाए, इन परीक्षा तिथियों को जारी किया जाए। छठा बिंदु क्या होना चाहिए कि जनवरी में भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हो। जी हाँ, जनवरी 2025 में अब नई भर्तियां, ये तो पुरानी भर्तियों की बात की हमने
5 बिंदुओं तक। अब ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो इनसे शामिल ही नहीं है इनमें, डी में या जेबीटी में या ग्रुप्स में, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, आने वाली अभी जनवरी 2025 के शुरुआत में ही नए साल पर तोहफा दिया जाए कि जितनी भी 2025 में सरकार भर्तियां करने जा रही है, चाहे वो 30,000 भर्तियां हो या 50,000, जितनी भी भर्तियां करे उनका पूरा का पूरा एक खाका तैयार किया जाए और वो जनवरी में ही कैंडिडेट को दिखा दिया जाए, लो जी हम ये नोटिफिकेशन है, इतने पटवारी लेंगे, इतने ग्रामशू लेंगे, या इतने मास्टर लेंगे, या इतने ग्रुप डी लेंगे, इतने क्लर्क लेंगे, उनका पूरा एक नोटिफिकेशन जारी हो, फिर इस छठे बिंदु पर काम हो। और इस छठे बिंदु पर काम होने के बाद फिर सातवें बिंदु पर काम हो कि जो नोटिफिकेशन है उसमें कर्मचारी चयन आयोग ध्यान रखे कि सिलेबस भी निर्धारित करके दे, यानी ऐसा नहीं हो कुछ भी जी जंजाल डाल दिया जाए, यानी कि एक सिलेबस भी उस नोटिफिकेशन में अच्छे से मेंशन हो कि मैथ्स आएगा तो कितने का आएगा, रीजनिंग आएगी तो कितने की आएगी, और उसमें कौन कौन से टॉपिक से आप क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे एसएससी और रेलवे पूरे टॉपिक डिटेल समेत, नंबर समेत, क्वेश्चन समेत सारी डिटेल देते हैं, ऐसे ही आपको भी देना चाहिए। फिर इसके बाद अगला बिंदु आपका क्या रहना चाहिए कि ये भर्तियों का नोटिफिकेशन आपने जारी कर दिया, और फिर इसके साथ साथ भर्तियों का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया कि हम 500 पटवारी लेंगे या 300 ग्रुप डी, फिर उनकी पूरे साल की भर्तियां तो दर्शा दी नोटिफिकेशन में, लेकिन एक सीधा सीधा वार्षिक कैलेंडर भी जारी कर दिया जाए, यानी इसी जनवरी में ही भर्तियों के नोटिफिकेशन के बाद फिर आपका अगला काम ये रहे कि नोटिफिकेशन में तो सिलेबस हो और जनवरी 2025 में क्या दर्शाया जाए जी, पूरा का पूरा वार्षिक कैलेंडर दर्शाया जाए। ये लो जी हम इस मंथ में ये एग्जाम लेंगे इस डेट में, फिर अगले मंथ में ये एग्जाम ये पटवारी लगाएंगे या ये लगाएंगे, इस तरीके से सीक्वेंस वाइज पूरी एक डिटेल जारी कर दी जाए। और जो एग्जाम हो, अगला पॉइंट, उसमें ध्यान ये रखा जाए कि एग्जाम अप्रैल से नवंबर तक लिए जाएं। जी हां, अप्रैल से नवंबर। मैं क्यों बोल रहा हूं, यहां पे दो काम हैं अप्रैल से नवंबर लेने के। ऐसा ना हो कि कर्मचारी चयन आयोग ऐसा कर दे कि जनवरी में नोटिफिकेशन डाले और फरवरी के स्टार्टिंग में एग्जाम ले ले, क्योंकि हरियाणा का युवा आपसे हताश और निराश हो चुका है, क्योंकि वो आपकी बाट जो रहा है और वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, मैं जानता हूं, क्योंकि वो हताश निराश बैठा है कि पता नहीं कब एग्जाम होगा। और ऐसे में ऐसे मत कर देना कि जनवरी में आप नोटिफिकेशन डालो और कह दो कि फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्जाम, फिर उस बच्चे की तैयारी नहीं होगी, वो फिर आपसे हताश निराश होगा। इसलिए मेरी पहली इच्छा तो इसलिए कि कम से कम आप जनवरी में कैलेंडर जारी करें तो आने अगले 3 महीने तक बच्चे को पढ़ाई का भी मौका दें, यानी कि फरवरी मार्च अप्रैल तक वो पढ़ पाए, यानी अप्रैल से ही परीक्षाएं शुरू हो। दूसरा, अप्रैल से परीक्षा शुरू करने में बेनिफिट आपको यह होगा कि आने वाले जो 10th प्लस 2 पास करेंगे बच्चे अप्रैल मई में, तो उनको भी मौका मिल जाएगा एक बार दोबारा, जैसे अब आप फॉर्म के लिए पोर्टल खोल सकते हैं और दोबारा फिर उनको एक सप्ताह का मौका उन बच्चों को भी दे सकते हैं कि आप भी नए सीटी के लिए उसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए अप्रैल से नवंबर तक परीक्षाएं ली जानी चाहिए, यानी अब कैलेंडर जारी होगा तो अगले 3 से 4 महीने बच्चे को पढ़ाई का वो मौका मिलेगा, और फिर अगले सभी एग्जाम के लिए तो उसको 3 से ज्यादा महीने मिल जाएंगे कि मेरा एग्जाम 4 महीने बाद है, मेरा पटवारी का 5 महीने बाद है, या टैक्सेशन का 6 महीने बाद। इस तरीके से उसको पूरा 3 महीने से लेके 9-10 महीने तक का मौका मिल जाएगा। और अगला बिंदु ये ध्यान रहे कि जो ये सभी एग्जाम कैलेंडर डेट जारी हो उसमें सबसे पहला एग्जाम सीईटी का ही लिया जाए, क्योंकि अगले तो फिर मेंस लेने हैं नई भर्तियों पे, तो इसलिए वो सीईटी लिया जाए। और कब, अप्रैल या मई में सीईटी लिया जाए। ऐसा मत कर देना कि आप फरवरी के अभी चूंचे चप बैठे हैं और फरवरी के फर्स्ट वीक में कह दो जी हम एग्जाम लेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अप्रैल या मई में सीईटी लिया जाए। अगला पॉइंट ध्यान ये रखा जाए कि सभी परीक्षाएं सिलेबस के अनुसार ही हों, इस बिंदु पर ध्यान हो। ऐसा ना हो कि नोटिफिकेशन में तो सिलेबस निर्धारित कर दिया, एचएसएससी की भर्तियों में ऐसा हुआ है कि वहां तो सिलेबस मेंशन कर दिया, पेपर कहीं और से छाप दिया, यानी फिर वो जो पेपर भी लिया जाए वो एक उसी सिलेबस के अनुसार लिया जाए जो सिलेबस आपने दर्शाया है। अगले बिंदु का ध्यान ये रखा जाए कि फिर सीईटी तो ले लिया और सीईटी बच्चे पास भी कर लेंगे, लेकिन सभी सीईटी क्वालिफाई को फिर अगले मेंस वाले एग्जामों में बैठने दिया जाए, है ना। अगले इस पॉइंट का भी ध्यान रखा जाए, भाई अप्रैल मई में सीटी ले रहे हो, फिर उसके 2 महीने बाद या अगले 1 महीने बाद भी, क्योंकि अभी से डेट पता चल जाएगी यदि बच्चे को तो उसको 5 महीने 6 महीने मिल रहे हैं, फिर चाहे अगले महीने कंटिन्यू लेते रहो। अप्रैल में एग्जाम, मई में, जून जुलाई नवंबर तक कंटिन्यू एग्जाम आपके होने चाहिए। और फिर सभी सीईटी क्वालिफाई को क्या मिलना चाहिए जी, मेंस में बैठने का मौका। इसके साथ साथ ऐसा भी जरूर हो, अगला बिंदु, कि समय अनुसार परीक्षाओं के रिजल्ट भी जारी हो। भाई कोई एग्जाम अप्रैल मई में ले लिया तो अगले महीने उसका
रिजल्ट जारी कर दो, फिर कोई मई में लिया तो उसके जून में रिजल्ट जारी करो, जून में लिया तो उसके जुलाई में जारी कर दो। और मैंने अप्रैल से नवंबर तक ही परीक्षाएं क्यों लिखी हैं, क्योंकि फिर नवंबर के रिजल्ट दिसंबर में जारी हों, और यानी कि जो वार्षिक कैलेंडर जारी किया है 2025 के जनवरी में, तो वो उसी साल में भर्तियां फारिग भी हो। इसलिए मैंने नवंबर लिखा कि एग्जाम दिसंबर में नहीं बल्कि नवंबर तक, 11 महीनों में नवंबर तक एग्जाम लेके दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक उन युवाओं को ज्वाइनिंग भी दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि परीक्षाएं लेके डाल दें और उनको ज्वाइनिंग हम 5 सालों बाद दें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समय अनुसार परीक्षाओं के रिजल्ट भी जारी होने चाहिए। तो ये मेरी ही गुजारिश नहीं, हर एक युवाओं की वो गुजारिश, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं क्या आप इन 13 बिंदुओं से सहमत हैं, और यदि सहमत हैं तो इस वीडियो को फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना चाहिए, ताकि सरकार और आयोग तक आपकी बात उतनी ही जल्दी पहुंचेगी जितने ज़्यादा इस वीडियो को, जितना ज़्यादा आप चलाने में आपकी मदद करेंगे। और कोई आप ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई छूट गया है, हमसे कोई पॉइंट छूट गया है, तो वो कॉमेंट के माध्यम से अपना वो पॉइंट भी दर्शा सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।